नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दर्दनाक और उलझे हुए हादसे की बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171। जी। हमारे पास इस पर जो शुरुआती रिपोर्ट्स और कुछ लेख हैं, वे 12 जून 2025 के उस दिन की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो जो वाकई दिल दहला देने वाली है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अहमदाबाद में उस दिन असल में हुआ क्या था। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। हम इस हादसे के मतलब इसके इंसानी पहलू, इसकी तकनीकी गुत्थियों और इस सवाल पर गौर करेंगे कि आखिर जांच किस दिशा में जा रही है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले उस दिन हुआ क्या था उसकी एक टाइमलाइन बनाते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बिल्कुल नया बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, जी, बिल्कुल नया विमान था। वो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, यात्री अपनी सीटों पर थे, क्रू अपनी तैयारी कर रहा था। एक रूटीन फ्लाइट की तरह। बिल्कुल। विमान रनवे पर दौड़ता है, हवा में उड़ता है और सिर्फ 32 सेकंड, सिर्फ 32 सेकंड्स? बस 32 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सोचना भी मतलब नामुमकिन सा लगता है। हाँ, विमान मुश्किल से कुछ 100 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा होगा। और वो पास के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत पर जा गिरा। 32 सेकंड में एक रूटीन फ्लाइट एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। और यही 32 सेकंड जांच का पूरा केंद्र है। देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स जिस तरफ इशारा कर रही हैं, वो किसी भी एविएशन एक्सपर्ट के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है। क्या पता चला? आसान भाषा में कहें तो विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। एक साथ? जी, एक साथ। इसे टोटल थ्रस्ट लॉस कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए पायलटों को ट्रेन तो किया जाता है, लेकिन असलियत में ऐसा होना, वो भी एक मॉडर्न 787 ड्रीमलाइनर में, लगभग अनसुना है। दोनों इंजन एक साथ? ये कैसे हो सकता है? आमतौर पर तो विमान एक इंजन पर भी उड़ सकते हैं, है ना? बिल्कुल, कमर्शियल एयरलाइनर इसी तरह डिजाइन किए जाते हैं कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो भी वो दूसरे इंजन के सहारे सुरक्षित लैंड कर सकें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ दोनों इंजनों ने एक साथ पावर खो दिए। और इसकी वजह? शुरुआती डेटा ये बताता है कि कॉकपिट में मौजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। एक मिनट, कट ऑफ? इसका मतलब तो यही हुआ कि इंजनों को फ्यूल की सप्लाई ही काट दी गई। एग्जैक्टली, जैसे आपने गाड़ी की चाबी घुमाकर इंजन बंद कर दिया हो। और ये स्विच कोई आम बटन नहीं है जिन्हें गलती से दबा दिया जाए। अच्छा। जी, इन्हें एक्सीडेंटल टचेस से बचाने के लिए खास तरह के प्रोटेक्टिव कवर के नीचे रखा जाता है। टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल फेज में, जब विमान को सबसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इन दोनों स्विच का एक साथ कट ऑफ पड़ जाना, ये तो एक नाइटमेयर सिनेरियो है। ये लगभग असंभव माना जाता है। ये कैसे हुआ? क्या ये कोई मैकेनिकल फेलियर था, कोई इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी थी, या कुछ और? यही $1 मिलियन का सवाल है। मतलब प्लेन ने अपनी पूरी ताकत ठीक उस वक्त खो दी जब उसे सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत थी जमीन से ऊपर उठने के लिए। हाँ। इतनी कम ऊंचाई पर जब स्पीड भी ज्यादा नहीं होती तो विमान ग्लाइडर की तरह तैर भी नहीं सकता। वो बस एक 200 टन का बेकाबू पत्थर बन जाता है। पायलट्स के पास शायद सोचने तक कभी वक्त नहीं मिला होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। समय था ही नहीं। एक पायलट को किसी भी इमरजेंसी से उभरने के लिए दो सबसे कीमती चीजें चाहिए होती हैं: ऊंचाई, जिसे एल्टीट्यूड कहते हैं, और एयर स्पीड। और इस केस में दोनों ही नहीं थे। दोनों ही नहीं थे। वो एक अनरिकवरेबल स्टेट में थे। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां से विमान को वापस काबू में लाना लगभग नामुमकिन था। इस हादसे का नतीजा भयानक था। अब जरा इसके इंसानी पहलू पर आते हैं, और ये आंकड़े सुनना बहुत मुश्किल है। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, यानी कुल 242 लोग सवार थे। हाँ, और इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। और ये त्रासदी सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रही। नहीं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन पर कम से कम 19 और लोगों की मौत हो गई। जी, कुल मिलाकर 260 के करीब जाने गईं। 260 लोग। बिल्कुल। और यही इस हादसे को और भी भयानक बनाता है। अगर ये किसी खुले मैदान में हुआ होता तो शायद जमीन पर इतनी जानें नहीं जाती। सही बात है। लेकिन अब जांचकर्ताओं को न सिर्फ प्लेन का मलबा, बल्कि एक तबाह हुई इमारत को भी खंगालना पड़ रहा है। ये बचाव कार्य और जांच दोनों को कई गुना ज्यादा मुश्किल बना देता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तबाही इतनी भीषण थी कि कई शवों की पहचान करना नामुमकिन हो गया था।
परिवारों को उनके अपनों के अवशेष सौंपने के लिए डीएनए टेस्टिंग का सहारा लेना पड़ा। ओह, ये हमें याद दिलाता है कि हर आंकड़े के पीछे एक परिवार है, एक कहानी है जो हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन इस अंधेरे में एक ऐसी कहानी भी है जिसे लोग चमत्कार कह रहे हैं। जी, ये बात सच है। विमान में सवार उन 242 लोगों में से एक यात्री जीवित बच गया। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। 241 लोगों के बीच एक जिंदगी। ये वाकई एक मेडिकल और एविएशन चमत्कार है। इतनी भीषण टक्कर और आग के बाद कोई कैसे बच सकता है? ऐसे हादसों में सर्वाइवेबिलिटी लगभग 0 होती है। जांचकर्ता अब इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि वो यात्री कहाँ बैठा था, विमान का वो हिस्सा टक्कर के बाद किस हालत में था और बचाव दल उस तक कैसे और कितनी जल्दी पहुंच पाया। अच्छा, कभी-कभी ऐसी चमत्कारिक कहानियां भविष्य के लिए एयरक्राफ्ट सेफ्टी डिजाइन में सुधार करने में मदद करती हैं। ये सिर्फ एक इंसान की जान नहीं है, ये एक बहुत ही कीमती डेटा पॉइंट भी है जो शायद भविष्य में कई जानें बचा सके। ये तो हुआ कि हादसा कैसे हुआ और उसका असर कितना भयानक था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन 32 सेकंड का सच सामने कैसे आएगा? जाहिर है सारी नजरें अब जांच पर टिकी हैं। इस जांच की जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के पास है। जी, AAIB। और ये समझना जरूरी है कि AAIB एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका काम किसी को दोष देना या सजा सुनाना नहीं है, बल्कि हादसे की जड़ तक पहुंचना है ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। एग्जैक्टली। उनकी रिपोर्ट का हर शब्द पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए पत्थर की लकीर होता है। तो वो क्या क्या देख रहे होंगे? देखिए, उनकी जांच सिर्फ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मतलब ब्लैक बॉक्स तक सीमित नहीं होगी। वो एक बहुत बड़ी पहेली के टुकड़े जोड़ रहे हैं। जैसे कि विमान के रखरखाव का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। क्या कोई पुर्जा बदलने में देरी हुई थी? पायलट्स का ट्रेनिंग रिकॉर्ड, उनकी सेहत, पिछले 72 घंटों की उनकी दिनचर्या, हर चीज देखी जाएगी। हर छोटी बड़ी चीज? हर चीज। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत का विश्लेषण होगा, यहाँ तक कि मलबे के हर टुकड़े की मेटोलॉजिकल जांच होगी ताकि पता चल सके कि कहीं कोई मटेरियल फेलियर तो नहीं हुआ था। इस मामले में एक और बात है। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में पायलट्स की भूमिका पर दबे छिपे सवाल उठाए गए थे। क्या ये मानवीय भूल हो सकती है? ये अटकलें हर बड़े हादसे के बाद लगती हैं और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जांच एजेंसी ने भी साफ किया है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें ये समझना होगा कि मानवीय भूल या पायलट एरर अक्सर एक बहुत ही आसान जवाब लगता है, लेकिन सच्चाई ज्यादा जटिल होती है। कैसे? क्या पता सिस्टम का डिजाइन ऐसा हो जिसने पायलट को गलती करने पर मजबूर कर दिया। क्या पता उन्हें कोई गलत जानकारी मिल रही हो। एविएशन सेफ्टी में एक स्विस चीज मॉडल होता है। स्विस चीज मॉडल? जी, यानी कोई हादसा तब होता है जब कई अलग अलग सुरक्षा परतों के छेद एक सीध में आ जाते हैं। एक अकेली गलती से इतना बड़ा हादसा नहीं होता। AIB का काम उन्हीं छेदों को ढूंढना है। तो इसका मतलब हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसमें महीनों या शायद साल भी लग सकते हैं। तो इस सब का कुल मिलाकर मतलब क्या है? इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री के लिए क्या बड़े सवाल खड़े किए हैं? देखिए, जब इतनी बड़ी दुर्घटना होती है तो ये सिर्फ एक विमान या एक एयरलाइन की कहानी नहीं रह जाती। ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। इस घटना ने भारत में विमानन सुरक्षा के पूरे ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने एयर इंडिया, जो हाल ही में प्राइवेट हाथों में गई है, उसके ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स पर एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट डाल दी है। तो क्या एयरलाइंस प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हैं? यही सवाल है। क्या एयरलाइंस रखरखाव के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का ठीक से पालन कर रही हैं? हमारे रेगुलेटर DGCA की निगरानी कितनी मजबूत है? विमानों की तकनीकी जांच कितनी गहराई से होती है? ये कुछ ऐसे कड़वे सवाल हैं जिनका जवाब अब ढूंढना ही होगा। और अभी की स्थिति क्या है? जाहिर है जांच चल रही है, लेकिन इसके अलावा सरकार और एयरलाइन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक सरकार की पहली प्राथमिकता पीड़ितों के परिवारों की मदद करना है। मुआवजे की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। जी, ताकि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन्हें कम से कम आर्थिक तौर पर कुछ सहारा मिल सके। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है और इसे पूरी हमदर्दी के साथ हैंडल किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ भविष्य की सुरक्षा पर भी काम शुरू हो गया है। जांच से जो भी शुरुआती सिफारिशें निकलेंगी उन्हें तुरंत लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। मतलब सिर्फ कारण जानना नहीं, बल्कि उसे ठीक करना भी है। एग्जैक्टली। इसका मकसद सिर्फ इस एक हादसे के कारणों का पता लगाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है।
हर हादसा, चाहे वो कितना भी दुखद क्यों ना हो, हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए एक सबक होता है। हो सकता है इस जांच के बाद बोइंग को अपने 787 विमानों के कॉकपिट डिजाइन में कोई बदलाव करना पड़े या एयरलाइंस को अपनी ट्रेनिंग प्रक्रिया बदलनी पड़े। इस त्रासदी से निकले सबक ही उन 260 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। तो आज हमने एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की बेहद दर्दनाक कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश की। एक ऐसी घटना जो सिर्फ 32 सेकंड में हुई, लेकिन अपने पीछे भारी तबाही और कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हमने देखा कि कैसे एक मॉडर्न विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ धोखा दे दिया, कैसे 260 जानें चली गईं, और कैसे इस भयानक मंजर के बीच एक जिंदगी का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुकती है। और वो क्या है? जैसे जैसे तकनीक एडवांस हो रही है, विमान ज्यादा ऑटोमेटेड और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। हम इंसानी गलतियों को कम करने के लिए तकनीक पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं। सही बात है। लेकिन जब AI-171 जैसा हादसा होता है, जहां एक बेहद सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम में कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने का रास्ता क्या है? क्या हमें और बेहतर और ज्यादा ऑटोमेटेड तकनीक चाहिए जो इंसानी दखल को लगभग खत्म कर दें, या फिर हमें वापस बेसिक्स पर जाकर पायलट्स की ट्रेनिंग और उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वे तकनीक के फेल होने पर हालात को बेहतर संभाल सकें? तकनीक और इंसान के बीच की ये महीन रेखा, जी, यही शायद एविएशन सेफ्टी का सबसे बड़ा चैलेंज है।